हाँ तो देखो बच्चों, कल आप लोगों का पेपर है तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं 9th क्लास का, ठीक है। 9th क्लास के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। कहता है कि व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो एनर्जी किस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। जब घर्षण के विरोध कार्य किया जाता है तो ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो जब भैया घर्षण होगा, ये देखो जब घर्षण होगा तो क्या होगा, गर्म होगा कि नहीं, तो हीट एनर्जी होगा, क्या होगा, उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी आंसर है इसका। क्या आंसर, हीट एनर्जी। अगला क्वेश्चन, Which of the following is unit of work? वर्क का यूनिट क्या है। तो सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए, वर्क बराबर होता क्या है, F इंटू एस। F मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि बल गुणे विस्थापन, ये भी याद रखिए आप लोग, विस्थापन। और देखिए बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का सही मात्रा क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया आंसर। अब देखिए कहां है न्यूटन मीटर, ये आंसर है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो पावर देखिए पी बराबर क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो P का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो क्या होता है, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट। और P बराबर W अपॉन T, कार्य करने की क्षमता को, शक्ति। तो ये हो गया P का एसआई यूनिट वॉट होता है, क्या होता है, वॉट, W से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका वॉट आंसर। Next question, the gravitational potential energy of an object depends on its gravitational potential energy। अब देखिए जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ऊर्जा है, तो पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी, ठीक है, तो क्या होगा, मास पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो कम फोर्स लगेगा। तो इसमें देखिए मास और हाइट, ये देखिए आंसर, मास एंड हाइट एबव द ग्राउंड, ठीक है। ये भी आंसर गलत है, गलत है, गलत है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का एक रूप है। स्थितिज का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्थिर, जमा। तो साउंड ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये भी इधर उधर जाता है। थर्मल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ ही है तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। तो केमिकल एनर्जी होगा जो आपका कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। ये आंसर आपका सही है। द एनर्जी पॉसेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन के द्वारा, तो जब मोशन होता है तो कौन सा एनर्जी होता है, बताओ जी, बताओ। जो किसी पिंड की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो उसको कहें गति, गति है, गति से गतिज हो गया, गति से गतिज, तो गतिज आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, याद रखना। वर्क डन इज अ मेजर ऑफ, वर्क, वर्क डन, वर्क किसके द्वारा होता है, काम। जब हम जानते हैं, अभी देखा था कि जो वर्क है F इंटू एस है, यानी कि बल, बल, बल गुने विस्थापन, तो बल यानी कि मेजर ऑफ, किसका मेजर है भैया, बल का ही है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए से बी तक जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो यहां से फोर्स लग रहा है तभी तो जा रहा है। अब फोर्स लग गया ऊपर से तो हिलेगा ही नहीं। अब मान लो मेरे ऊपर ऊपर से फोर्स लगाएगा कोई, तो मैं तो यहीं रहूंगा, खड़ा रहूंगा, लेकिन कोई पीछे से धक्का देगा तब आगे की ओर भागूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब 90 डिग्री पर
कोई भी चीज 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट, if a force of 20 Newton moves an object a distance of 5 meters, the work done is, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना होगा कि वर्क बराबर होता क्या है, F इंटू एस होता है और 20 न्यूटन का कार्य किया जा रहा है तो 20, ठीक है, 5 मीटर की दूरी तय करता है तो कितना हो गया 100। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ जल्दी फटाफट, ऐसा यूनिट, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। फोर्स का क्या होता है एन, एस का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर या इसको जूल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर या जूल, तो ये आ गया आपका आंसर 100 जूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, कहता है कि जीरो वर्क कब होगा, जीरो वर्क कब होगा देखते हैं बच्चों। तो लिफ्टिंग अ बुक, बुक को अगर हम उठा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस हो रहा है तो ये तो जीरो वर्क नहीं हुआ। पुशिंग अ वॉल, अगर दीवार में हम धक्का दे रहे हैं, ऐसे धक्का देंगे, मान लो इसमें हम धक्का देते हैं और ये नहीं हिलता है तो इसका मतलब काम नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीरो वर्क, तो यही आंसर हमारा पुशिंग अ बॉल। होल्डिंग अ बैग, बैग भी होल्ड कर रहे हैं तो इसमें भी नहीं है, काम हो ही रहा है। किकिंग अ बॉल, उसमें काम हो ही रहा है, तो ये हमारा बी आंसर है, दीवार को धक्का देना। चलिए नेक्स्ट, द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है बताइए, ये हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स नीचे की ओर खींचता है इसको, और हम जानते हैं कि जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है तो निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, the force and displacement are in the same direction then work done is, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फोर्स लगाया गया है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का मान लें, और ये जो इधर 10 मीटर तक गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में वस्तु भागा है तो इसका मतलब पॉजिटिव। लेकिन अगर यही होता है कि इधर की फोर्स लगा वस्तु इधर आ जाए, ऑब्जेक्ट इधर आ जाए तो नेगेटिव हो जाता, तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर है, धनात्मक आंसर है। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, ये तो पता ही आपको, अभी हमने किया एक दो क्वेश्चन पीछे भी, तो ये जूल है आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, कहता है कि ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है, तो ये हमने तो बच्चों आप लोग रट चुके हो एकदम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, if the distance between two objects is double, अगर डबल कर दिया जाए, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हमने यहां पढ़ा है कि क्या होता है 1/d²। ठीक है, तो यहां पे 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/4, यानी कि 1/4 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये है आपका आंसर। इट बिकेम 1/4 एज स्ट्रॉन्ग, यह 1/4 मजबूत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, दो ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों मास, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, देखिए एक बराबर ही वॉट होता है, वेट होता है। ठीक है,
F बराबर ही वेट होता है, तो F कितना है, मान लिया न्यूटन, F का क्या होता है, ऐसे में आता है न्यूटन, तो इसका मतलब है कि वेट का भी वही होगा F का, F बराबर M इंटू जी होगा, और वही हमारा वेट होता है, W होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए 10 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है तो वेट कितना है, तो वेट भी वही है 10 न्यूटन का है, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि 40, मान लो 10 न्यूटन है, उसे वेट में चेंज करो, 10 न्यूटन को वेट में चेंज करो, तो वेट वही रहेगा सेम। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, अगर इससे क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछ सकता है न्यूमेरिकल में कि 10 केजी को वेट में चेंज करो, डब्ल्यू में चेंज करो, वेट में चेंज करो, तो क्या होगा, 10 गुने 9.8 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बोल देगा कि बताओ जी 60 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, तो मून पे कितना होगा, तो 60 इंटू 1/6 करना है, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा आंसर। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान देना है कि ये न्यूटन में दिया है कि नहीं, अगर न्यूटन में नहीं दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है कि 60 केजी मून पे कितना होगा, तो ध्यान रखे बच्चों, पहले इसको केजी को क्या में बदलेंगे, न्यूटन, यानी कि इसको पहले वेट में बदलना होगा, तो इसके लिए आपको इसको 9.8 से मल्टीप्लाई भी करनी है और तब जाकर के 6 से डिवाइड करनी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का कौन सा एग्जांपल है ये देखते हैं बच्चों, तो ये आपका है बॉल रोलिंग डाउन अ हिल, बिल्कुल नहीं इनर्शिया का है, अ कार टर्निंग अराउंड अ कर्व, बिल्कुल नहीं है, अ बुक आर एट रेस्ट ऑन अ टेबल रिमेनिंग स्टेशनरी, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन अ फोर्स ऑन ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 2 kg, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो देखिए 10 न्यूटन फोर्स है, एफ है 10 न्यूटन, अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट 2 kg, एम है आपका 2 kg, What would be the resultant acceleration of the object, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो ए बराबर फॉर्मूला याद है, ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, यानी कि ए बराबर होता है एम इंटू ए। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम, एफ कितना है 10 न्यूटन है, एम कितना है 2 kg है, 2 से कट गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट कितना होता है, ऐसा यूनिट होता है कितना बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, What is the precise mathematical expression representing the second law of motion, second law of motion में क्या होता है, तो फोर्स बराबर m इंटू ए, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, as per the second law of motion what parameter is directly linked to the acceleration of an object, तो an object लिंक होता है किससे, यानी जगत में किसी वस्तु, व्हाट इज दिस, हाँ, गति के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा पैरामीटर किसी वस्तु के त्वरण से सीधे जुड़ा होता है, तो इसका द्रव्यमान, जड़त्व, लगाया गया बल, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखिए इसमें अप्लाइड फोर्स होगा, क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। Inertia embodies the resistance of an object to alteration in which of the following, जरा तो किसी वस्तु के निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दर्शाता है, प्रतिरोध को दर्शाता है, inertia embodies the resistance of an object to alteration in which the following, जरा तो किसी वस्तु के निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है, तो दिशा, वेग, त्वरण, परिवर्तन के प्रतिरोध दर्शाता है, तो ये होगा आपका दिशा में है, वेग में है, त्वरण में है। इसमें क्वेश्चन जड़त्व किसी वस्तु के निम्नलिखित, अच्छा जड़त्व की बात हो रही है इनर्शिया की, ठीक है, तो इनर्शिया क्या करता है, दिशा
वेग, त्वरण, जरा तो सभी में होता है, सभी में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट? जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो अंतिम परिणाम क्या होता है? वस्तु स्थिर रहती है, यानी द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। तो चूंकि संतुलित बल काम कर रहा है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, द ऑब्जेक्ट डिक्रेट, द ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, किसी वस्तु पर संतुलित बल काम कर रहा है तो स्टेशनरी तो नहीं रहेगा, हाँ स्टेशनरी रहेगा, सॉरी, रिमेन्स स्टेशनरी, जैसा है वैसा ही रहेगा। द ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि संतुलित बल लग रहा है तो जहां पे है वहीं पे रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया वस्तु स्थिर रहती है। An object of mass 10 kg is subjected to a force of 20 Newton. What is the acceleration of the object? तो देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg है, मास m बराबर है 10 kg, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? तो F बराबर क्या होता है? F अपॉन m। तो F है आपका, F कितना है? 20 है, और बटे में m कितना है? 10। तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आंसर है तो वही आंसर है आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है बच्चों, इसका मीटर होता है। आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट में अंतर पूछ सकता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बताइए? डिस्प्लेसमेंट ए फिक्स होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं होता है, ए फिक्स नहीं होता, ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये जीरो भी हो सकता है, इट मे बी जीरो भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। और ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मतलब अदिश होता है, अदिश, और ये सदिश होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्थिर वेग से गतिमान किसी वस्तु का त्वरण क्या है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी? तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो जब भी आपको वेग समय हो तो वेग और समय यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी है और टाइम है, तो टाइम और वेलोसिटी तो किसको दर्शाएगा? एक्सेलरेशन को, यानी कि त्वरण को बताता है। जब भी वेलोसिटी टाइम हो एक्सेलरेशन मारना आंसर। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो जब भी दूरी हो, दूरी और डिस्टेंस हो तो क्या होगा? इसमें आ जाएगा गति, स्पीड, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है? तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर और स्केलर समझ लीजिए एक बार। वेक्टर मतलब सदिश, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, स्केलर जिसमें ओनली परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, और इसमें सदिश में दोनों होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड तो नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है, वेलोसिटी है, मास नहीं है, तो आंसर आ गया आपका वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड, अगर 100 मीटर 20 सेकेंड में मूव करता है, व्हाट इज इट्स स्पीड? तो स्पीड बराबर क्या होगा बताओ? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर बटे 20, तो इससे कट गया 5। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड आंसर, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? दूरी की क्या इकाई होती है? बताओ बच्चों जल्दी फटाफट, दूरी का पता है हमें, मीटर होता है। चलो आगे करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। गलत। डिस्टेंस अपॉन टाइम बिल्कुल सही, यानी कि गति बराबर दूरी बटे समय, बी आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज यूनिफॉर्म मोशन मीन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड, चेंजिंग स्पीड बिल्कुल नहीं। देखो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन यानी चेंजिंग स्पीड बिल्कुल नहीं, चेंजिंग डायरेक्शन बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये हो गया आपका स्पीड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यानी कि स्थिर त्वरण, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, जब एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, स्थिर गति होनी चाहिए। Which of the following is the unit of speed? स्पीड का यूनिट क्या है बताइए? स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मोशन? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन किसे कहते हैं? द कलर चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साइज चेंज, द शेप चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। हाँ ठीक है जी, यही आंसर है समय के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बच्चों? ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि सी आंसर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, यही आंसर है। फिर सही है, बिल्कुल सही आंसर है दोनों ही। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है बच्चों। नेक्स्ट, if a car is traveling at 30 meter per second and comes to a stop in 10 second, what is its acceleration? acceleration क्या होगा? 10 से देखिए a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन t। अब v हमारा कितना है? सॉरी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाती है, यानी कि 0 है। तो 0 माइनस यू कितना हमारा? 30 है, और बटे समय कितना है? 10 सेकेंड का है, तो माइनस 30 बटे 10 कैंसिल आउट, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। Which of the following is not a type of plant tissue? इसमें प्लांट टिश्यू कौन से नहीं है? तो देखिए एपिथेलियल तो प्लांट टिश्यू नहीं है जी, बिल्कुल सही आंसर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू है, तो है वाला गलत होगा, जो नहीं है वही सही करना है। तो ये आपका सही आंसर है। द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट इज, क्या होगा? तो ये होगा आपका पैरेन्काइमा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तो सारे ही एनिमल हो गए, तो हमारा यही आंसर सही है। Which of the following is not a type of animal tissue? इसमें एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं है? तो देखिए एपिथेलियल है, तो ये नहीं होगा आंसर। नर्वस है तो नहीं होगा, मस्कुलर है तो नहीं होगा, ये नहीं है तो यही आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कि नॉट, नहीं कौन सा है, कौन सा जंतु तक नहीं है। नेक्स्ट, द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द ह्यूमन बॉडीज। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कौन सा करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करना। तो पता है आप लोगों को, ये हमारा न्यूक्लियर नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक। द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, जो बॉडी को करता है, तो कौन सा है? यह है आपका, क्या करता है? मूवमेंट करने में, और इसमें मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स को तो एपिथेलियल नहीं है, तो कवर करता है। नर्वस भी नहीं, मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट,
Which of the following is a characteristic feature of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? विभाज्योतक। तो विभाज्योतक जो है, जिसको हम विभाज्योतक कहते हैं, तो विभाज्योतक टिश्यू क्या करता है काम? वो करता है तीव्र कोशिका विभाजन, यानी कि रैपिड सेल डिवीजन होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जाइलम एंड फ्लोएम आर टाइप्स ऑफ, तो प्लांट का ही है, तो इसमें देख लो कहीं प्लांट है तो ढूंढ लो, ये प्लांट टिश्यू है तो है नहीं, तो प्लांट टिश्यू। ठीक है, सॉरी पादप उत्तक। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? कार्टिलेज किस प्रकार? तो कार्टिलेज मतलब उपास्थि, अस्थि उपास्थि ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो संयोजी उत्तक आंसर है इसमें। नेक्स्ट, द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड स्टोरिंग एनर्जी। अब देखो एनर्जी, ध्यान दो, एनर्जी 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 कहां स्टोर होता है भैया? किसमें ज्यादा होता है? तो वसा में होता है भाई साहब, फैट्स में। ये फैट्स देखो कहां आंसर है, कोई फैट से, एडिपोज टिश्यू, ये लो एडिपोज, वसा उत्तक आ गया आंसर। ठीक है। विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स? लिपिड और डिटॉक्सिफिकेशन क्या कौन करता है बताइए? ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन, जो आप लोग खाते पीते हो बहुत सारा, वो डेली हम बहुत सारी चीजें खाते हैं लेकिन उसको रिएक्शन नहीं करता है, वो कौन इसको सॉल्यूशन देता है? तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने इसमें पढ़ा था एसीआर आरईआर। ठीक है, ये सही से कर लेना इसका फंक्शन। अगला नेक्स्ट, व्हाट रोल्स डज द वैक्यूल प्ले इन प्लांट सेल? तो वैक्यूल क्या करेगा भैया? मान लो बोरी है खाली जगह है, तो इसको क्या करेगा? बोरी में भरेगा, सामान वगैरह भरेगा, तो वही चीज अभी करता होगा, स्टोरेज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीजों को भर करके रखता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? न्यूक्लियस का क्या काम होता है बताइए? न्यूक्लियस का क्या काम होता है बताइए? नाभि में तो न्यूक्लियस ये है जो आदमी के, मनुष्य के, जानवर के, किसी का भी जो उसके गुण है माता पिता के, वो बच्चों में लेकर जाता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, सेलुलर रेस्पिरेशन ये नहीं करता है। अच्छा, ये तो करता है, इसमें होता है कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज एंड स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भी सेल एक्टिविटीज एंड स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को करता है। ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट ये नहीं काम करता, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं करता है, क्योंकि ये कौन करता है? सेल एक्टिविटीज एंड स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल,